हाँ, तो अपन लोग पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ लिए थे, बेसिकली लाइफ साइकिल पढ़ लिए थे। अब इस वाले पार्ट में अपन लोग क्या पढ़ेंगे मलेरिया के, कि पैथोजेनेसिस, उसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है। तो इस पूरे वीडियो को ना अपन लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। बेनाइन मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। तो चलो पहला देखते हैं बेनाइन मलेरिया को। नाम से ही समझ में आ रहा है ये बहुत हल्का सा है, मतलब माइल्ड नेचर का होता है। और टोटल जो चारों स्पीसीज है ना, कौन कौन सी अपनी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीपरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरे, ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें बेसिकली ना, ये जो तुमको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको रट लो कि 3 चीज़ दिखेगा। देखो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रहा होगा, स्प्लीन में, तो स्प्लीनोमेगेली, ठीक है ना। अब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, मतलब क्या, एनीमिया, ठीक है ना। और ये सब की कमी हो रही है, बॉडी में दिक्कत आ रही है, तो उसके कारण क्या होगा, बेसिकली फीवर आ रहा होगा, फेब्राइल पैरोक्सिम्स, ठीक है ना। तो ये ट्रायड होता है अपने पास, स्प्लीनोमेगेली, उसके कारण जिसकी कमी हो रही है मतलब एनीमिया, और जिसके कारण क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है, मतलब फेब्राइल पैरोक्सिज्म। तो देखो पहले वाले सर्कल को उठाते हैं अपन लोग, कौन, स्प्लीनोमेगेली को। तो देखो क्या होता है बेसिकली, स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं ना, उनका नंबर बढ़ जाता है, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेज, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, ताकि देखो पहले नॉर्मल आरबीसी थे, तो आराम से स्प्लीन से आते थे जाते थे, तो ज़्यादा मैक्रोफेज की जरूरत ही नहीं थी उसको मारने के लिए। पर अब खराब वाले आरबीसी का नंबर बढ़ गया है, तो उनको मारने के लिए अपने पास पुलिस ऑफिसर भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो इसलिए प्रोलिफरेट होता है उनका, और वो इनगल्फ कर लेते हैं पैरासाइट आरबीसी और नॉन पैरासिटाइज्ड आरबीसी को। तो इस इनगल्फमेंट के कारण और बेसिकली नंबर बढ़ने के कारण स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, और स्प्लीन के साइज को बढ़ने को क्या बोलेंगे, स्प्लीनोमेगली, सिंपल। तो स्प्लीनोमेगली का कारण क्या हुआ, नंबर बढ़ जाना मैक्रोफेज का, और वो लोग किसको खा के बैठ लेते हैं, पैरासाइट और नॉन पैरासाइट आरबीसी को, सिंपल। दूसरा अपना आता है, दूसरा वाला पार्ट क्या था, आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, स्प्लीन में, तो हो जाता है स्प्लीनोमेगली। दूसरा डिस्ट्रॉय किस चीज़ को कर रहा है, आरबीसी को, तो उसको अपन लोग बोलेंगे एनीमिया, ठीक है ना। तो ड्यू टू, देखो आरबीसी के अंदर ही तो बेसिकली क्या हो रहा था, अपना स्प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोन था, इरेथ्रोसाइटिक साइजोन से क्या बनते थे, मीरोजॉइड्स बनते थे। तो वही नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स जब इरेथ्रोसाइट के अंदर बढ़ जाएंगे तो फिर फट जाएगा, तो वही रप्चर ऑफ आरबीसी, और आरबीसी रप्चर हुआ तो हीमोग्लोबिन ब्लड में निकल जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन की लॉस हो जाएगा। तो देखो एनीमिया अब कौन कौन सा होता है, जैसे देखो फॉल्सीपरम जो होता है ना, ये सबसे खतरनाक वाला होता है, तो ये सारे टाइप के आरबीसी को कर सकता है, ठीक है ना। जबकि जो मलेरिया है, जो लास्ट वाला अपन लोग पढ़े थे क्वार्टन वाला, ये टाइम धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो मतलब पुराने वाले, मतलब ओल्ड आरबीसी को करता होगा, ठीक है ना। जबकि बचे हुए वाइवेक्स और ओवेल ये यंग आरबीसी को टारगेट करते हैं। कौन से आरबीसी को कौन सा स्पीसीज टारगेट करता है, ये इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अनीमिया क्यों हो रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ मीरोजाइट अंदर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते एक वॉल्यूम के बाद वो फट जाएगा, तो फटने के कारण ही अनीमिया हो जा रहा है, सिंपल। तो पहला वाला पार्ट समझ में आया अपना, स्प्लीनोमेगेली क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर मीरोजॉइट्स का नंबर बढ़ते आ रहा है, तो एक वॉल्यूम के बाद फट जाएगा। और तीसरा अपना क्या है, पैरोक्सिज्म, मतलब फिब्राइल पैरोक्सिज्म, मतलब क्या, वो बार बार आता है ना, फीवर ऑकरिंग इंटरमिटेंटली। अब देखो अपन लोग पढ़े थे मलेरिया तीन तीन टाइप में पढ़े थे, एक सीमियन पढ़े थे, एक टर्शियन पढ़े थे, और एक क्वार्टन पढ़े थे, ठीक है ना। सीमियन मतलब हर दिन आता था, उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर मंकी में पाया जाता है। अपने को पढ़ना क्या है, टर्शियन और क्वार्टन, ठीक है ना। जो टर्शियन वाला है उसके अंदर 3 था, एक तो वाइवेक्स, एक तो अपना फल्सीपरम, और एक अपना ओवेल। तो देखो ये देखो वाइवेक्स और फल्सीपरम और ओवेल, ये बेसिकली हर 3 दिन में क्यों आ रहे हैं, जब मैं पिछले वीडियो में फन फैक्ट बताना भूल गया था ना। देखो ये देखो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल जो होता है ना, मतलब ये जो पूरा अपन लोग इरेथ्रोसाइटिक साइजो को नहीं पढ़े ना, ये बेसिकली वाइवेक्स फैल्सीपरम और ओवेल में 48 घंटे का होता है, दो दो दिन का होता है, ठीक है ना। तो देखो आरबीसी के अंदर घुसे, 2 दिन बाद वो रप्चर होकर बाहर आए, तो अपने को फीवर दिख रहा है, तो जब 2 दिन बाद आएंगे वो बाहर, तो मतलब 2 डे बाद आएंगे, तो अपन को हर तीसरे दिन नहीं दिखेगा ना। तो यही कारण है कि हर तीसरे दिन रिपीट होता है, क्यों, क्योंकि उनका साइकिल ही अंदर का 48 घंटे का होता है, प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल बेसिकली। जबकि जो मलेरिया का साइकिल होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का, उसका साइकिल 72 आवर्स का होता है, मतलब 3 दिन का होता है, इसलिए हर चौथे दिन दिखता है, सिंपल। तो फीवर ऑकरिंग इंटरमिटेंटली का कारण समझ में आया, जिसका ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतने दिन पे आएगा। वाइवेक्स फैल्सीपरम और ओवेल 48 घंटे का साइकिल रखते हैं, तो हर तीसरे दिन पे आते हैं। और अपना मलेरिया जो है वो 72 घंटे का साइकिल लगता है, तो हर चौथे दिन पे आता है। अब देखो इसी के अंदर ये है कि 3 फेजेस में फीवर आते हैं, कोल्ड फेज, हॉट फेज और स्वेटिंग फेज, ठीक है ना। ये 15 से 1 घंटे तक चलता है, थोड़ा ठंडा लगना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली सर दर्द कर रहा होगा, फटीग नोजिया है। और बेसिकली कोल्ड फेज है, तो ये याद रखो क्या हो रहा होगा, चिल हो रहा है, स्टिफनेस आ रहा है। दूसरा अपना है हॉट फेज। हॉट फेज में क्या है, बेसिकली पेशेंट को
वो लग रहा है, बुखार लग रहा है, हॉट फीवर, हाई फीवर, ठीक है ना, कितना 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा नहीं शरीर तप रहा होता है, वही ड्राई बर्निंग स्किन लगती है, ठीक है। और तीसरा अपना स्वेटिंग फेज, तो पहले कोल्ड फेज, फिर हॉट फेज और फिर स्वेटिंग फेज, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, बिनाइन मलेरिया, ये सिंपल वाला मलेरिया है जो आराम से ठीक हो जाएगा। दिक्कत है मलिग्नेंट मलेरिया में, ठीक है ना। तो बिनाइन मलेरिया कौन कौन सा कॉज कर रहा है, हर चारों स्पीसीज कॉज करती है, और टोटल 3 इसमें अपन लोग ट्रायड देख सकते हैं, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स। पहला क्या, स्प्लीनोमेगेली, दूसरा क्या अनीमिया, और तीसरा क्या फिब्राइल पैरोक्सिज्म। अब पैरोक्सिज्म में ये समझ लो कारण क्या है और कितने फेजेस होते हैं, सिंपल। तो अब मलिग्नेंट मलेरिया पे आते हैं। तो देखो मलिग्नेंट मलेरिया जो हो रहा है ना, इसका सिर्फ एक चीज़ समझ लो, क्या, सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या, रुक जाना। जो अपना ये ट्रोफोजाइट है ना, ये बेसिकली कहीं रुक जाए, मान लो अपना क्या बेसिकली जो ट्रोफोजाइट इन्फेक्ट कर रहा है, मीरोजाइट, स्फोरोजाइट, ये सब इन्फेक्ट कर रहा है ना, इनके अंदर क्या रुकने की प्रॉपर्टी आ गई ना ब्लड वेसल में, तो उसके कारण बहुत दिक्कत आ जाए, उसी को कहते हैं। देखो एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू सिक्वेस्टर, मतलब होल्ड बैक इन ब्लड वेसल ऑफ डीप विसरल वे, डीप विसरल ऑर्गन। डीप विसरल ऑर्गन समझ में आ रहा है ना, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, किडनी, इन सब में अगर उन सब के ब्लड वेसल में वो रुक जाती है तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल का ब्लॉकेज हो जाएगा। और ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा तो ऑक्सीजन आगे नहीं जा पाएगा, मतलब सिंपल से होता है, आरबीसी भी नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। तो इसी ये इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या, एबिलिटी टू सिक्वेस्टर, मतलब होल्ड बैक, रुक जाना, कहाँ पे, ब्लड वेसल में, इंपॉर्टेंट ऑर्गन के। रुका, ब्लॉक हुआ तो ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ये सिक्वेस्ट्रेशन हो क्यों रहा है, उसके लिए पता है सिर्फ एक, ये हर जगह बस PFEMP का काम आएगा। PFEMP समझो क्या है। PF मतलब क्या हो गया, ये मेलिग्नेंट, देखो बिनाइन मलेरिया चारों स्पीसीज में दिख रहा था, जबकि मेलिग्नेंट मलेरिया किस में दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फैल्सीपेरम में दिख रहा होगा। तो देखो इसलिए इसका जो अपना प्रोटीन का नाम है ना, पहले तो PF रख दिया, मतलब क्या, प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम। और EMP मतलब क्या, इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, सिंपल, PFEMP1, ठीक है ना। इरेथ्रोसाइट देखो बेसिकली आरबीसी के अंदर ही होगा ना, तो इरेथ्रोसाइट और उसके मेम्ब्रेन पर प्रोटीन पाया जाएगा, तो इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। तो देखो क्या हो रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन होता कैसे, बस ये समझ लो कि ये पावर इसका, अब पूरा गेम इन्हीं के अराउंड खेल रहा होगा। तो देखो क्या होता है, अपना जो इन्फेक्टेड जो इरेथ्रोसाइट था इसके अंदर है, ट्रोफोसाइट है, सिंपल से बात है, अपना क्रिसेंट से अपना है, सिंपल। तो देखो ये अपना आरबीसी है, तो बाइंडिंग ऑफ इन्फेक्टेड इरेथ्रोसाइट टू एंडोथेलियल सेल, सिंपल सी बात है, बाइंडिंग हो रहा होगा किसके किसके बीच में, जो अपना आरबीसी है जो कि इन्फेक्टेड है, और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में बाइंडिंग हो रहा होगा। कैसे, देखो आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा, किसकी वजह से, इरेथ्रोसाइट की वजह से, ये जो अपना प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम है उसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, ये अपना एंटीजन लेके आ रहा है। और एंडोथीलियम में पहले से रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो कि इस एंटीजन से बाइंड करता होगा, समझ में आया ना। तो वही अगर ये एंटीजन और रिसेप्टर बाइंड किए तो अपना अपना बाइंडिंग हो गया, तो यहाँ पे चिपक के रह जाएगा, तो वही सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, साइटो एडरेंस। साइटो मतलब क्या, सेल, और एडरेंस मतलब चिपकना, तो सेल से चिपक गया ना, एंडोथीलियम से चिपक गया। कैसे चिपक गया, विद द हेल्प ऑफ एंटीजन एंड रिसेप्टर। एंटीजन का नाम क्या है, PFEMP1, और रिसेप्टर तो अपना वेस्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट है, सिंपल। दूसरा अपना है रोजेटिंग की प्रॉपर्टी, देखो सब उसी, ये जो अपना है ना PFEMP1 उसी के अराउंड गेम रहा होगा। तो देखो रोजेटिंग भी किसके द्वारा मीडिएटेड होता है, PFEMP1। अब रोजेटिंग का मतलब क्या होता है, साइटो एडरेंस का मतलब क्या था, सेल से चिपक जाना, एडरेंस टू द सेल। रोजेटिंग का मतलब क्या होता है, अपने ऐसे लोगों को एक गुच्छा बना लेना। तो क्या, बाइंडिंग ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी विथ अनइन्फेक्टेड आरबीसी। देखो इसके पास था PFEMP1, इस दोनों साइड से देखो है। अब ये इधर से एक ठो अनइन्फेक्टेड वाले को पकड़ लिया, इधर से अनइन्फेक्टेड, एक पूरा गुच्छा बना लिया, ग्रुप बना लिया, तो इस ग्रुप को अपन लोग क्या बोलेंगे, रोजेटिंग, ठीक है ना। मतलब क्या, बाइंडिंग ऑफ अनइन्फेक्टेड आरबीसी विथ अनइन्फेक्टेड आरबीसी, समझे। तीसरा क्या है, अवॉइड स्प्लीन। अब सिंपल सी बात है, देखो ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, अब ये लोग एक जगह गुच्छा बना के बैठ गए, ये एक जगह सेल से चिपक गया, तो क्या ये पूरे बॉडी में घूमेगा, क्या ये स्प्लीन तक पहुंचेगा अपना हटने के लिए, नहीं पहुंचेगा, तो स्प्लीन से बच जाएगा। तो स्प्लीनिक, तो वही बिकॉज इन्फेक्टेड आरबीसी सिक्वेस्टेड एक दूसरे से चिपक चुके हैं, तो इसलिए ये स्प्लीनिक क्लीनर्स को स्केप कर जाते हैं, सिंपल। तो ये अपना हो गया मलिग्नेंट मलेरिया। इसमें पूरा गेम सिक्वेस्ट्रेशन ही घूम रहा है। तो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू होल्ड बैक इन द ब्लड वेसल ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है ना। होल्ड बैक किया, ब्लॉकेज किया, एनॉक्सिया हो गया। अब सिक्वेस्ट्रेशन के 3 कारण थे, उन तीनों कारण का भी एक ही कारण था, क्या, PFEMP1, PF प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। उसी कारण क्या हो रहा है, साइटो एडरेंस, उसी कारण क्या हो रहा है, रोजेटिंग, और उसी कारण हो रहा है स्प्लीनिक क्लियरेंस को अवॉइड कर जा रहा है, सिंपल। ये हुआ। अब देखो अपना 2 पार्ट हो गया, बिनाइन मलेरिया को पढ़ ली, इसके अपन लोग देखे थे 3 चीज़, एक तो अपन लोग देखे थे इसमें स्प्लीनोमेगेली, दूसरा अपन लोग देखे थे एनीमिया, और तीसरा अपन लोग देखे थे फिब्राइल पैरोक्सिज्म। अब जो मैलिग्नेंट मलेरिया है उसमें अपन लोग ने क्या देखा, बेसिकली PFEMP1, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में 2 है, एक तो ये क्या बनाया, सेरिब्रल मलेरिया, और दूसरा जो ये है ना, इसका साइन इसलिए बनाया है स्कल का, क्योंकि ये डेंजरस कंडीशन को बताता है, इसलिए हाईली डेंजरस को अपन लोग बोलते हैं परनीशियस मलेरिया।
पहला मलेरिया का नाम है सेरिब्रल मलेरिया और दूसरा कॉम्प्लिकेशन अपना क्या है, परनीशियस मलेरिया। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, सेरिब्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड होगा, ये सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें होता क्या है, अपन पढ़ क्या है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है किसका पढ़ रहे हैं, मलिग्नेंट मलेरिया का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सिक्वेस्ट्रेशन का पावर है, ठीक है। तो जो सिक्वेस्ट्रेशन हुआ पैरासाइट आरबीसी का किसके अंदर, आरबीसी के अंदर ऐसे चिपक गया, ये चिपक गया। तो देखो ऑक्लूशन, अब जो ब्लड वेसल है उसका ऑक्लूशन, ऑक्लूशन तो समझ में है ना, नैरोइंग हो जाना। तो देखो जैसे मान लो पहले पूरे में फ्लो कर पा रहा था, अब बस इतने दूर से ही ब्लड फ्लो कर पाएगा, तो कम ब्लड फ्लो कर पाएगा, तो कम अपना ऑक्सीजन भी पहुंचा पाएगा, इसलिए सेरिब्रल एनॉक्सिया हो जाएगा, सिंपल। तो ब्लड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलने लग जाएगा तो खराब खत्म हो जाएगा। तो ये अपना पहला वाला केस क्या हुआ, सेरिब्रल मलेरिया। क्यों हुआ, सिक्वेस्ट्रेशन की पावर थी तो सिक्वेस्टर हुआ, चिपक गया एक दूसरे से, तो ब्लड वेसल नैरो हुए तो ब्लड पहुंच नहीं पाया, ब्लड नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो एनॉक्सिया हो गया। दूसरा है अपना क्या, परनीशियस मलेरिया। तो परनीशियस मलेरिया के अंदर 3 फीवर आते हैं, 3 चीज़ आते हैं, क्या क्या, एक आता है ब्लैक वाटर फीवर, एक आता है एल्जिट फीवर और एक अपना आता है सेप्टिसीमिया मलेरिया। तो देखो तीनों को पहले नाम से समझ लो। सेप्टिसीमिया मलेरिया मतलब क्या, ब्लड में अपना बैक्टीरिया घूम रहा है, मतलब बेसिकली ये पैथोजन घूम रहा है, सेप्टिसिमिक मलेरिया, ये तो हटा दो। मेन है क्या, ब्लैक वाटर और एल्जिट फीवर। तो ब्लैक वाटर फीवर मतलब क्या, जब आपका यूरिन जो होगा ना वो काला हो रहा होगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है ना। और दूसरा है एल्जिट, एल्जिट का मतलब होता है ठंडा लगना, तो एक ठंडा लग रहा होगा इसलिए एल्जिट फीवर। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, अपना मलेरिया वाला जो पेशेंट है प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम, अगर उसको अपन लोग ठीक करने के लिए क्विनीन का ट्रीटमेंट जब देते हैं ना, तो अब देखो ये तो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये बेसिकली आरबीसी और उसको पैथोजन को मारने के लिए दे रहा है ना, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाता है। देखो क्या है बेसिकली, अपना आरबीसी के अंदर ये था, आप लोग ने क्विनीन दिया इसको, तो ये अंदर जाके इसको मारेगा, टूट जाएगा, तो ये आरबीसी का रप्चर हो जाएगा। तो आरबीसी का रप्चर हुआ, तो रप्चर हुआ तो हीमोग्लोबिन निकला। अब हीमोग्लोबिन को फिल्टर आउट करा के वो किडनी से बाहर यूरिन के थ्रू निकल रहा होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा होगा, अब वो फिर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ब्लैक यूरिन दिखता है, ठीक है ना। और साथ में फीवर तो हो ही रहा है, इसमें हीमोलिसिस हो रहा है, तो इसीलिए इसको अपन लोग बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन निकला वो टूट काट के अपना काला रंग का हो गया, इसलिए ब्लैक वाटर। और फीवर क्यों, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो रहा है, सिंपल। दूसरा अपना क्या है, एल्जिट फीवर। एल्जिट फीवर में क्या हो रहा है, देखो इसमें वेजो डायलेशन होता है, तो वेजो डायलेशन हुआ तो हाइपोटेंशन होता है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन वेजो डायलेशन हो रहा है तो हाइपोटेंशन, समझ में, बीपी कम हुआ। अब जैसे ही बीपी कम हुआ तो हर जगह कम कम ब्लड पहुंचेगा, मतलब सेरिब्रल शॉक हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, और सिंपल सी बात है अपने स्किन पे भी नहीं पहुंच रहा होगा, स्किन पे कम ब्लड पहुंचा तो गर्मी घट जाएगी तो ठंडी स्किन पाई जाएगी, इसलिए कोल्ड क्लैमी स्किन पाया जाएगा, इसलिए इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, एल्जिट फीवर। तो ये अपना परनीशियस मलेरिया समझ में, 3 पार्ट था इसमें। एक तो पहले ही हटा दो इसको, सेप्टिसिमिक मलेरिया को हटा दो, बचा क्या, एक तो काला पानी निकल रहा मतलब ब्लैक वाटर फीवर, और एक ठंडा लग रहा मतलब क्या, एल्जिट फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन निकल रहा था यूरिन से उसका टूट टाट के वो ब्लैक कन्वर्ट हो जा रहा है, और दूसरा फीवर तो आ ही रहा है। और एल्जिट फीवर क्यों हो रहा है, हाइपोटेंशन, बेसिकली वेजोडाइलेशन से चालू करो, हाइपोटेंशन करो, शॉक, फेलियर और कोल्ड क्लेमी स्किन। कुछ नहीं याद हो रहा तो हाइपोटेंशन से डायरेक्टली जोड़ दो किसको, कोल्ड क्लेमी स्किन को, ठीक है। अदर छोटे मोटे ये रटना है तो रट लो, नहीं तो छोड़ देना। अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पल्मोनरी एडेमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंड आरबीसी तो टूट ही रहा है तो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मतलब जो बचे कुछ आरबीसी हैं वो तो ठीक ही रहेंगे ना। और डीआईसी का मतलब क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है ना। ये अपन लोग अलग से भी पढ़ेंगे पैथो में इस टॉपिक को, तो दिक्कत नहीं है। चलो अपन लोग 3 पार्ट पढ़ लिए, बिनाइन मलेरिया, मलिग्नेंट मलेरिया और उसके कॉम्प्लिकेशंस। अब अपन लोग देखते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन किन किन ऑर्गन्स पे काम कर, ऑर्गन्स के बेसिस पे होता है, देखो क्या है, एक स्प्लीन को टारगेट में देखेंगे, एक किडनी को, और एक अपना यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली लिम्फ सेल को देख रहे हैं, बी सेल को देख रहे हैं। तो स्प्लीन में क्या, जैसे मान लो आपको मलेरिया का इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, अब आपकी बॉडी नॉर्मल रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, स्प्लीनोमेगली होता है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है तो बहुत ज़्यादा ही स्प्लीनोमेगली, बहुत सारे मैक्रोफेज का यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जा रहा है, तो मैसिव स्प्लीनोमेगली। तो इस कंडीशन को अपन लोग क्या कहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल लोकेशन में पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगली सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा अपना क्या है, किडनी। इसमें वही चालू कहाँ से करना है, मलेरियल इन्फेक्शन से। तो अपने को मलेरियल इन्फेक्शन हुआ, अब इसके रिस्पॉन्स में इसको मारने के लिए इम्यून कॉम्प्लेक्स बने होंगे, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मारने की जगह हम लोग के किडनी में जाके डिपॉजिट हो गया, तो इम्यून उसके कारण इंजरी हो जाएगा वहाँ, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इंजरी, तो उसके कारण क्या होगा, नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन का डैमेज, कोई नेफ्रोपैथी ना, कॉर्टन मलेरियल नेफ्रोपैथी। ये क्या था, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा था, इसलिए ये कॉर्टन वाले मलेरिया से एसोसिएटेड, इसलिए कॉर्टन मलेरियल नेफ्रोपैथी कहते हैं इसको। और ये देखो अपना अगर बहुत दिन से इम्यून मलेरियल इन्फेक्शन चल रहा है, उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने मान लो इम्यून सिस्टम को घटाया, ठीक है ना, बहुत दिन से अपना बीमारी चल रहा है तो इम्यून सिस्टम का पावर धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, सप्रेशन हुआ तो अपना जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो भी आ सकता था, एप्स्टीन बार वायरस भाई आए
बी सेल में घुस के बर्किट्स लिम्फोमा करा सकते हैं। तो 3 कॉम्प्लिकेशन है। पहला है ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगेली सिंड्रोम, क्यों हो रहा है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ स्प्लीन के कारण। दूसरा कॉटन मलेरियल नेफ्रोपैथी, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। और तीसरा अपना बर्किट लिम्फोमा, क्यों, ड्यू टू एप्स्टीन बार वायरस, वो भी क्यों, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स अपना घट गया था, सिंपल। तो ये अपना क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हुआ, इतना ही पार्ट था, ठीक है।